हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्राचिका। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज। इस चैप्टर में हमें इंडस्ट्री किसके बारे में बताया गया है कि इंडस्ट्रीज कैसे वर्क करती है, उनकी वर्किंग का क्या प्रोसेस। स्टार्टिंग का जो पैरा है इसमें हमें बताते हैं कि जिस नोटबुक में हम लिखते हैं वो कैसे आती है, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसा होता है। वो अपनी लाइफ स्टार्ट करती है एक ट्री की तरह। उस ट्री को काटा जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है पल्प मिल को। फिर वहाँ से वुड जो होती है ट्री की उसको प्रोसेस किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है वुड के पल्प में। वुड का पल्प मिक्स किया जाता है केमिकल्स के साथ और फाइनली चेंज किया जाता है पेपर में मशीन्स के द्वारा। फिर जो वो पेपर होता है वो प्रेसिंग मशीन में जाता है जहाँ पर उसमें इंक लगाई जाती है और केमिकल्स की हेल्प से एक पेपर को पूरी तरीके से प्रिंट किया जाता है जिसमें लाइंस होती हैं और पेजेस को फिर उसके बाद एक साथ जोड़ा जाता है और फिर वो एक नोटबुक बन जाती है, पैक की जाती है और सेंड की जाती है मार्केट में सेल के लिए और फाइनली वो आज हमारे हाथों में पहुंची है। सेकेंडरी एक्टिविटी या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी चेंज करती है रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट्स में जिनकी लोगों के लिए ज़्यादा वैल्यू होती है। और जैसे कि हमने देखा कि पल्प को चेंज किया गया पेपर में और पेपर को नोटबुक में, ये रिप्रेजेंट करता है दो स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। तो पेपर जो है वो बनता है पल्प से, क्लोथ बनता है कॉटन से। इनकी ज़्यादा वैल्यू होती है ईच स्टेज में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। जो चीज़ों की वैल्यू वो बढ़ती जाती है। इस तरीके से जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है और यूटिलिटी मतलब यूज़ होती है रॉ मटेरियल से। तो इंडस्ट्री क्या होता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इंडस्ट्री मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे पैसा कमाया जा सकता है। तो इंडस्ट्री कंसर्न करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से, किसी भी चीज़ को बनाना, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना, जैसे कि कोल को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम ज़मीन से, आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करना, जैसे टीचिंग हो गया और बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, ये सारी की सारी टर्शरी एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम सर्विसेज सेक्टर भी कहते हैं। और फिर आगे में एग्जांपल दिए हुए हैं इसके। फिर क्लासिफिकेशन हम इंडस्ट्रीज़ की कर सकते हैं तीन बेसिस पे। एक तो रॉ मटेरियल के बेस पे, साइज़ के बेस पे और ओनरशिप के बेस पे। रॉ मटेरियल की बेस पे जो होती है वो एग्रो बेस, मिनरल बेस, मरीन बेस, फॉरेस्ट बेस, डिपेंडिंग अपन देयर रॉ मटेरियल यूज्ड। तो इसमें क्या है कि जो एग्रो बेस्ड होती है इंडस्ट्रीज़ उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि वीट यूज़ किया जाता है। तो वीट से हम लोग दलिया बना सकते हैं उसको प्रोसेस करके। पैडी यूज़ किया जाता है, कॉर्न बन जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें जो हम प्रोसेस करके बनाते हैं उसको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। और इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आती है, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, लेदर इंडस्ट्रीज़ एग्जांपल है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के। लेदर इंडस्ट्रीज़ कैसे, हम लोग को जो वो मिलते हैं, एनिमल की जो स्किन मिलती है उससे लेदर बनता है। और हमें जो हमारी फसलें होती हैं जैसे कि मस्टर्ड हो गई और सनफ्लावर हो गया, इससे हमारे वेजिटेबल ऑयल बनते हैं। कॉटन टेक्सटाइल हमारा कॉटन से बनता है। फूड प्रोसेसिंग मतलब फूड की प्रोसेसिंग कर देना। मान लीजिए टमाटर था तो टमाटर से क्या बना दिया, केचप बना दिया, तो इस टाइप से होता है। फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो करती है प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ दैट यूज़ मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल। तो मिनरल ओर जैसे कि आयरन ओर को यूज़ करके आयरन स्टील प्रोड्यूस करती, तो ये होती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। इससे जैसे फिर उसके बाद क्या होता है, स्टील से क्या हमारे और काफ़ी सारी जैसे रेलवे के कोचेस बन गए, बिल्डिंग का मटेरियल मिल गया हमें और बाकी दूसरी हैवी मशीनरी मिल गई। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ मरीन प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, जैसे कि फ़िश का ऑयल निकाल लिया, मेडिसिन में यूज़ कर लिया और जो सी फूड होता है उसको बना दिया, तो ये मरीन बेस्ड इंडस्ट्री होती है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जैसे कि हमारा पेपर जो अभी हमने पहले एग्जाम्पल देखा था, फार्मास्यूटिकल्स, काफ़ी सारी जो मेडिसिन होती हैं वो फॉरेस्ट की प्रोडक्ट्स यूज़ करके बनाई जाती है। फिर हमारे घर का जो फर्नीचर है उसमें लकड़ी यूज़ होती है, वो लकड़ी कभी ना कभी एक पेड़ रही होगी। और जो बिल्डिंग्स बनती हैं उसमें ये फॉरेस्ट का काफ़ी मटेरियल यूज़ होता है। अब बेस पे देख लेते हैं। साइज जो है रेफर करता है कि कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है किसी भी बिजनेस को खड़ा करने में, कितने वहाँ पे लोग एम्प्लॉयड है। और
प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो साइज़ की बेसिस पे इंडस्ट्री जो है वो दो पार्ट्स में क्लासीफाई की जा सकती है। एक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और एक है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो कॉटेज इंडस्ट्री जो होती है या फिर जिसको हम घर पे ही चला लेते हैं वो होती है एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसमें जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वो हाथ के द्वारा किए जाते हैं। और जो आर्टिसंस होते हैं घर के ही लोग होते हैं, स्पेशली जनरली जो वो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि बास्केट बनाना और पॉटरी बनाना और हैंडीक्राफ्ट्स बनाना, ये कॉटेज इंडस्ट्री के एग्जांपल है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो उनकी कैपिटल मतलब उनमें पैसा भी कम लगता है और टेक्नोलॉजी का भी यूज़ काफ़ी कम किया जाता है एज़ कम्पेयर टू जो हायर इंडस्ट्रीज़ होती है। बड़ी इंडस्ट्रीज़ में टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सुपीरियर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। जैसे कि सिल्क को वीव करना, फूड को प्रोसेस करना, ये इस टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ होती है ये हमारी थोड़ी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है। एक तो होती है कॉटेज इंडस्ट्री, वो तो बिल्कुल बहुत ही छोटे स्केल की होती है। उससे फिर थोड़ा स्केल बढ़ता है तो हम लोग को फूड की प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ लग जाती हैं। और फिर जो बड़ी और ज़्यादा लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है उसमें क्या होता है, हैवी मशीनरी का यूज़ होता है। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, मतलब कार की मैन्युफैक्चरिंग, बाइक्स की मैन्युफैक्चरिंग, ये होती है प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। हैवी मशीनरी की यूज़ होती है इसमें और इसको हम कहते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब ओनरशिप की बेसिस पे क्या होता है, इंडस्ट्री को हम क्लासीफाई कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर और या फिर स्टेट ओन्ड, या फिर प्राइवेट सेक्टर होता है जो किसी पर्टिकुलर लोगों ने ओन की होती है, पब्लिक सेक्टर होता है जो गवर्नमेंट ओन्ड होती है, और एक होता है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर में गवर्नमेंट के भी शेयर्स होते हैं और पब्लिक के मतलब प्राइवेट लोगों के भी होते हैं शेयर्स, इंडिविजुअल्स की। और कोऑपरेटिव सेक्टर होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक कंपनी को चलाते हैं, जिसके एग्जांपल है अमूल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसका हम दूध पीते हैं और बाकी सारे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स खाते हैं, वो एक कोऑपरेटिव है। तो पहले हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ये उनकी जाती है इंडिविजुअल्स मतलब कुछ लोगों के द्वारा या फिर कुछ ग्रुप ऑफ लोगों के द्वारा। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो ओन की जाती है वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जॉइंट सेक्टर जो है वो ओन किया जाता है स्टेट के मतलब गवर्नमेंट के और कुछ लोगों के या फिर ग्रुप ऑफ लोगों के, जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड, ये एक एग्जाम्पल है। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ का एग्जाम्पल है जैसे मैंने बताया अमूल है और एक सुधा डेयरी है। अब फैक्टर्स जिसपे मैटर करता है कि इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ होगी, तो ये हमें बहुत अच्छा चार्ट दिया हुआ है, ये हम लोग मेंस में लिख सकते हैं, यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज़ बना सकते हैं कि फैक्टर्स दैट अफेक्ट लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ का एग्जाम्पल आपको आए और क्वेश्चन टाइप का कुछ आए। तो लोकेशन ऑफ फैक्टर्स जो है, रॉ मटेरियल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रॉ मटेरियल ही बेसिक होती है, किसी भी चीज़ का बेस होता है किसी भी इंडस्ट्री को बनने का। तो पहला है रॉ मटेरियल, फिर लेबर वहाँ पे कैसा अवेलेबल है, लोग अवेलेबल है जो काम कर सके, कैपिटल मतलब कि कितना वहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट किया जा सकता है, मार्केट कितना पास है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो है उसके मीन्स कैसा, रोड कैसी बनी हुई है कि जो हमारा सामान बना है उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, लैंड की अवेलेबिलिटी कैसी है, वहाँ पे लाइट कैसी आती है, पावर कैसी है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं। और भी आप ऐड कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वहाँ पर पे कैसी हैं, और बाकी दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कैसा है, और दूसरी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे लोकेटेड है या नहीं, स्किल कैसी है लेबर की, ये सब आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया पूरा, इसमें जो भी है। इंडस्ट्रियल सिस्टम वाला, इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट में आते हैं हमारे रॉ मटेरियल्स, लेबर और जो कॉस्ट है लैंड की, ट्रांसपोर्टेशन जो फैक्टर है किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, पावर और बाकी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर। और प्रोसेसेस इंक्लूड करते हैं हमारे वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ जो कन्वर्ट करती हैं रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में। तो आउटपुट जो होता है वो एंड प्रोडक्ट होता है जिससे फाइनली इनकम अर्न की जाती है। अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल लें तो इनपुट होता है कॉटन, ह्यूमन लेबर और फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। प्रोसेस का मतलब होता है इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग और प्रिंटिंग। और आउटपुट होता है जो वो शर्ट या फिर पैंट जो भी कपड़ा हम पहनते हैं। अब इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में देखते हैं। जो इंडस्ट्रियल रीजन होते हैं वो इमर्ज करते हैं नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज से जो आसपास लोकेट होती हैं एक दूसरे के क्लोजली। तो इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं एक दूसरे की क्लोजनेस की वजह से। जैसे कि मान लीजिए एक तो स्किल्स का ट्रांसफ़र होता है और
क्या वहाँ पे डेवलपमेंट भी अच्छा आता है, रोड्स का डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी उस जगह पर बेटर बनने लगती हैं। तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन जो है वर्ल्ड के वो है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न एशिया में। ये देखिए जो मैप है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए जो ब्लैक वाला एरिया है, इसमें जो इंडस्ट्रियल रीजन्स है वो बताए गए हैं, और जो ये पीच सा कलर है, इसमें बताया गया है वर्ल्ड की इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है, मतलब किस एरिया में एक जगह से दूसरी जगह कोई बड़ा सा एरिया है जहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये देखिए नॉर्थ अमेरिका वाला जो पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका में यूएस में ये ईस्टर्न साइड में है, एंग्लो अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट है, पूरी डेनवर है, फीनिक्स है, वैंकूवर, सिएटल, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, सैन डिएगो, ये सारी कंट्रीज आ रही हैं इसमें। और ये देखिए इधर पूरा यूरोप से लेकर चाइना, और ये पूरा का पूरा पार्ट इसमें कवर हो रहा है, जिसमें मुंबई भी एक इंडस्ट्रियल एरिया में आता है, फिर एक बार गंगा वैली में है, चेन्नई में। इस तरीके से ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको। अब जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो ऐसे एरियाज़ में लोकेटेड होते हैं जैसे कि टेम्परेट एरियाज़, जहाँ पे मौसम सही बना रहता है, पोर्ट्स के पास ताकि सामान को इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके, कोल फील्ड्स के पास ताकि पावर जनरेट की जा सके इजीली। इंडिया में काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जैसे कि मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर, तमिलनाडु, हुगली, अहमदाबाद, बड़ौदा, छोटा नागपुर, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में बताया गया है, जो एक काफ़ी बुरा इंसिडेंट हुआ था हमारे देश में। इसमें क्या हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को अराउंड साढ़े रात के जो 12:30 बजे, क्या जो टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट था कि हाईली पॉइजनस जो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको शॉर्ट में हम MIC कहते हैं, अलॉन्ग विद हाइड्रोजन साइनेट, जो रिएक्शन ये सब क्या हुआ था, रिलीज हो गई थी ये गैसेस पेस्टिसाइड फैक्ट्री से, जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड, और जिसमें अराउंड डेथ हुई थी। जो डेथ टोल था वो 3598 था, और जो थाउजेंड्स जो लोग सरवाइव किए थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी, जैसे कि ब्लाइंडनेस, अंधे हो गए थे लोग, इम्यूनिटी सिस्टम ख़राब हो गया था, ऑलमोस्ट इम्पेयर्ड हो गया था, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हो गए थे। और जो एक्सीडेंट हुआ था, एक और इंसिडेंट के बारे में बताते हैं कि 23 दिसंबर 2005 में हुआ था, गैस वेल से जो गैस बाहर आ गई थी गुआकुओ चोंगकिंग चाइना में, 253 पीपल की जो है डेथ हो गई थी, और फिर काफ़ी ज़्यादा कोई 60,000 को इवैक्यूएट कर लिया गया था, काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी क्योंकि वो एक्सप्लोजन के बाद भाग नहीं पाए थे। तो मतलब ये इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स के हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक क्या है, भोपाल गैस ट्रेजिडी, और ये दूसरा हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है गाओकुओ जो था चाइना में, जिसमें गैस वेल से गैस लीक हो गई थी। अब ये है रिस्क रिडक्शन मेजर्स, हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं जिससे कि हम रिस्क को कम कर सकें। तो जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ है, मतलब जिन एरियाज़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और जो रेसिडेंशियल एरियाज़ है जहाँ पे लोग रहते हैं, उनसे फैक्ट्रीज़ को काफ़ी दूर लगाना चाहिए, और पीपल जो फैक्ट्रीज़ के पास रहते हैं उनको अवेयर कर दिया जाना चाहिए जो हज़ार्डियस सब्सटेंसेस यूज़ किए जा रहे हैं, और जो पॉसिबल एक्सीडेंट अकर कर सकता है इंडस्ट्रीज़ की वजह से। और फायर वार्निंग सिस्टम और उसका फाइटिंग सिस्टम जो है वो हमेशा सही रहना चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है टॉक्सिक सब्सटेंसेस की, उनको हमेशा लिमिटेड ही रखना चाहिए, कम से कम रखना चाहिए। और पॉल्यूशन जो डिस्पोज किया जाता है एनवायरनमेंट में इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, उसको भी ट्रीट करके बाहर रिलीज़ करना चाहिए, और उसके फंक्शंस पे भी इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए कि कम से कम टॉक्सिस एनवायरनमेंट में रिलीज़ किए जाएँ। अभी डू यू नो वाला बॉक्स है, इसमें बताते हैं कि एमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ को हम सनशाइन इंडस्ट्रीज़ भी बोलते हैं। ये इंडस्ट्रीज़ इंक्लूड करती हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी और नॉलेज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़, जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये वर्ल्ड की ओल्डर मतलब काफ़ी पुरानी जो है वो स्टील इंडस्ट्री है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है वो हमारी एमर्जिंग इंडस्ट्री है। हाँ, तो ये जो सनराइज इंडस्ट्रीज़ होती है ना, जो वो होती है जैसे कि जिनका अभी काफ़ी ज़्यादा अभी रिसेंटली ही स्टार्ट हुई है, और वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं, और फ्यूचर में होप है कि वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय भी करेंगी, और हमारे इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी लेके आएंगी। तो कंट्रीज़ इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड, आयरन स्टील इंडस्ट्री जिन कंट्रीज़ में लोकेटेड है उनके एग्जाम्पल्स हैं
तो जापान, रशिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कंसोलिडेटेड है इंडिया में भी है, और हांगकांग में, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान में मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया और बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, फिर इसमें क्या है, इसमें भी क्या होता है, बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज़ की तरह ही इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होता है, और रॉ मटेरियल को फीड किया जाता है, वो प्रोसेस होता है और आउटपुट निकल के आता है। तो इनपुट्स इसके क्या होते हैं, रॉ मटेरियल, आयरन ओर और कोल, लाइमस्टोन। उसके साथ होता है हमारा लेबर, कैपिटल, साइट और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो प्रोसेस होता है आयरन ओर से स्टील इंटू स्टील इन्वॉल्व काफ़ी सारी स्टेजेस इन्वॉल्व करती है कि रॉ मटेरियल को ब्लास्ट फर्नेस में, फर्नेस का मतलब है कोई भी भट्टी, फर्नेस में डाला जाता है जहाँ पे स्मेल्टिंग होती है। स्मेल्टिंग का हमें जो डेफिनेशन है बताई गई है साइड में कि प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर बाय हीटिंग बियॉन्ड देयर मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जो प्रोसेस होता है स्मेल्टिंग का, उसमें हम लोग कोई भी मेटल होती है उसमें से मेटल ओर होता है, उसमें से मेटल जो एक्सट्रैक्ट करते हैं वो उस ओर को बॉयल करते हैं, इतनी ज़्यादा हीट करते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर उसको हीट करते हैं। मतलब सपोज करिए कि किसी मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 70 डिग्री सेल्सियस है, सपोज करिए एग्जांपल है ये, और अगर हम उसको 85 डिग्री तक उसको हम हीट करते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर, तो ओवर से मेटल निकल के आ जाती है। तो ये प्रोसेस होता है स्मेल्टिंग का प्रोसेस। फिर स्मेल्टिंग के बाद उस मेटल को रिफाइन किया जाता है, फिर जो आउटपुट ऑब्टेन होता है वो होती है हमारी स्टील, विच मे बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल। स्टील भी दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल हो सकती है, मतलब जैसे कि फ्राई पैन है, तो फ्राई पैन स्टील का जो बनता है, या फिर कोई स्टील की रेलिंग्स है, फ्राई पैन तो जनरली एल्यूमिनियम का बनता है, स्टील के भी होते हैं। मान लीजिए लोग घरों के बाहर रेलिंग्स लगवाते हैं तो वो स्टील की लगती है, तो वो जो रेलिंग मैन्युफैक्चर हो रही है उनके लिए क्या है, रॉ मटेरियल उनका स्टील है। तो इस तरीके से, जैसे कि अब हम लोग को बताया गया है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ स्टील जो है, 8 टन्स ऑफ कोयला लगता है, 4 टन्स आयरन ओर लगता है, 1 टन ऑफ लाइमस्टोन लगता है, जिससे बनती है 1 टन ऑफ स्टील। स्टील काफ़ी टफ होती है और इजीली इसको शेप किया जा सकता है, कट किया जा सकता है और वायर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ये एक स्पेशल अलॉय है। स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मटेरियल। मतलब स्टील से दूसरे अलॉयज भी बनाए जा सकते हैं अगर हम उसमें एल्यूमिनियम, निकल या फिर जो कॉपर है वो बन सकते हैं स्टील से, अगर कुछ अलॉय ऐड किए जाए इसमें। तो अलॉय जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और हार्डनेस देते हैं और इसको रस्ट से भी बचाने की एबिलिटी देते हैं। जो स्टील है वो उसको बोला जाता है बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज़ इस या तो वो आयरन का बना है या फिर स्टील का बना है, और बाकी सारे जो मशीन्स में टूल्स बनाए जाते हैं वो भी आयरन या स्टील के बने होते हैं। शिप्स हो गया, ट्रेन, ट्रक्स, ऑटोज़ लार्जली हमारे स्टील से ही बनाए जाते हैं। और सेफ्टी पिन से लेकर के एक छोटी सी नीडल तक, एक सुई तक जो है वो भी हमारी स्टील से ही बनी होती है। ऑयल वेल से जो ड्रिलिंग होती है वो भी स्टील की ही मशीनरी होती है। स्टील की पाइपलाइंस होती हैं जिससे ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। मिनरल्स जो है वो माइन किए जाते हैं स्टील के इक्विपमेंट से। फार्म जो होते हैं वो अपनी फार्म जो मशीन्स होती हैं, फार्मिंग मशीन्स, वो भी स्टील से बनी होती है, और लार्ज बिल्डिंग्स में भी स्टील का ही फ्रेमवर्क बना हुआ होता है। बिफोर 1880 जो आयरन और स्टील की इंडस्ट्री थी वो लोकेटेड थी जहाँ पर रॉ मटेरियल होते थे, इजीली अवेलेबल होते थे, पावर सप्लाई होता था, वाटर मिल जाता था। मगर लेटर जो है उसके बाद आइडियल लोकेशन बन गई इंडस्ट्री की, जहाँ पर कोल फील्ड्स होते थे और कैनाल्स और रेलवेज होते थे। फिर उसके बाद 1950 के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है लोकेट होने लगी कहाँ पर, सी पोर्ट्स के पास, क्योंकि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री का